16 से 18 साल की वो लड़की, जिसके घुंघराले बाल उसके कंधों तक आ रहे थे, सुराही जैसी गर्दन, बिना किसी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस के गुलाबी होठ, काजल से सनी आंखें, एक हाथ से अपना हवा से लहराता हुआ दुपट्टा कंधे पर डालते हुए और एक हाथ से अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए और धीरे धीरे बात करते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। श्री, यार अब चल ना। सामने से एक उसी की हमउम्र एक लड्ड की आवाज देती है। बताए ना, देर हो गई तो क्या होगा, चल रहे हैं बस 10 मिनट और। श्री फिर से अपनी माँ से बात करने लगती है। ये श्री भी ना, रोज का काम है इसका। हाथ बांध उसे घूरते हुए वो दूसरी लद्द की यानी मीरा बोली। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार माँ को हाथ जोड़ वापस कहीं जाने के लिए मुड़ गईं। थोड़ा आगे ही गए थे कि एक उसका हमउम्र लद का या बराबर के दो लद के, जिसमें से एक जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच, रंग गोरा, भूरी आंखें, गोरा रंग हीरो जैसी कदकाठी, और दूसरा जो उससे थोड़ा ठिग्गा, रंग भी उसके मुकाबले सांवला था। आसपास देख रहे थे, या कहना चाहिए कि वो दोनों आसपास की आती जाती लड़कियों को ताड़ रहे थे। वाओ, वैसे तो जगह बहुत ओल्ड फैशन्ड है, जस्ट धार्मिक प्लेस, पर यहाँ ब्यूटी एक से एक है। सांवला सा वो लद्दका उस गोरे लद्दके से बोला। बाय दी वे, तेरे दादाजी को क्या सूझा मुंबई जैसी जगह छोड़ यहाँ तुझे एडमिशन दिलवाने आ गए? वहां की हसीनाओं का के दिल टूट जाएंगे। चिद्दा मत, तुझे पता है मैं दादाजी को कभी मना नहीं कर सकता। केवल 2 साल ही की तो बात है। वो पहला लद्दका बोला, और वो लद्दका भी यहाँ वहां देखने लगा और एक लद्दकी को जाते देख दोनों उसे घूर कर देखने लगे। श्री ने जब दोनों लद्दकों को यहाँ वहां देखते हुए देखा तो उनके पास जाकर बोली, मिस्टर, जरा अपनी आंखों को कंट्रोल में रखिए। ये पवित्र स्थान है, मस्ती का नहीं, पूजा की जगह है ये। और उन दोनों को घूरते हुए अपना दुपट्टा संभाला और श्रेया के पास जाकर बोली, चलें। और दोनों कहीं की और चली गई। यार यहाँ की लड़धकियां तो बहुत तेज हैं, तेरी तो अच्छी कटेगी, दूसरा वाला बोला, और पहला वाला जाती हुई दोनों लड़धकियों को देख अपने बालों में हाथ फिराकर गॉगल्स चढ़ाने लगा। तब तक उसका मोबाइल रिंग होने लगा और वो फोन सुन अपने दोस्त के साथ एक तरफ चल दिया। दोस्तों, ये मेरी नई कहानी का छोटा सा ट्रेलर है। हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, यहाँ क्या हो रहा था, आगे क्या होगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस ये समझ लीजिए, ये भी एक फैमिली ड्रामा है जिसमें हमेशा की तरह पारिवारिक मूल्यों को लिखूंगी। बाकी थोड़ी बहुत छेड़छाड़, शैतानी, शरारत, नोक झोंक, ये तो चलता ही है, जैसे आज तक आप सबने मेरी कहानियों को स्नेह दिया है। इस कहानी में भी आपका साथ प्रार्थनीय है। जल्दी मिलते हैं एक और नए सफर पर, जिसका नाम है कुछ अनोखे से अहस एक बड़ा सा घर, जिसके बाहर बड़ी सी नेम लगी थी, महक। वो घर नहीं, बड़ा सा बंगला था। बाहर बड़ा सा गार्डन, जिसके बीचों बीच एक पानी का छोटा सा फव्वारा लगा था। आस पास से पड़ती लाइट से पानी बहुत ही खूबसूरत सा रंगीन लग रहा था। पूरे गार्डन रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियों से सजा हुआ था। गुलाब, मोगरा, सूरजमुखी, गेंदा, गुड़हल और पता नहीं क्या क्या। आज इस घर में बहुत चहल पहल मची थी। चलिए देखते हैं कौन रहता है अंदर और क्यों अफरा तफरी हो रही है। क्या हुआ, क्यों इतना शोर क्यों मचा रही हो भाग्यवान? 50 की उम्र के लगभग सफारी सूट पहने एक शख्स अंदर एक कमरे से बाहर आया। ये है तो मनोज शर्मा। शर्मा निवास के बाडी दे बेटे, कब डिदों का बड्डिद सा शोरूम। अपनी पत्नी के आगे एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता है उनकी। आवाज सुन सामने किचन से थोड़ी थुलथुली जेवरों से भरी हुई भारी सी सादी पहने उनकी धर्मपत्नी जी आदि आशा शर्मा, मनोज जी की धर्मपत्नी, दिन भर फैशन और शॉपिंग की बात करना पसंद है। हुक्म चलाने में नंबर 1, पर हुक्म किस पर चलाती हैं? देखते हैं। ये घर की बाढ़ ही बहू है पूजा शर्मा, मनोज और आशा जी की बेटी। फैशन में अपनी मम्मी की कॉपी, 3rd ईयर में है, हर वक्त
मेघ अब से लिपी पुती रहती हैं, किसी से बहुत चिढ़ती हैं। मोहित शर्मा, पूजा का जुड़वा भाई, पापा के साथ दुकान पर, सॉरी शोरूम पर ही बैठते हैं। बोल चाल में अच्छे हैं, मतलब पूजा के उलट। पढ़ाई में मन नहीं था, रोते पीटते। किसी तरह 12वीं की है। भाई साहब बाऊजी के मेहमान कब तक आएंगे? सीढ़ियों से आते हुए क्रीम रंग की कमीज और भूरी पैंट पहने, आंखों पर चढ़े हुए चश्मे को ठीक करते हैं एक 40 से 42 साल के आदमी ने पूछा। सुना है बहुत बड्डी थे लोग हैं। बंबई में अपना कारोबार है, देश भर में होटल हैं, महंगे सलवार सूट पहन अपने कटे हुए बालों को कंधे से पीछे करते हुए एक मोहतरमा बोली। राकेश शर्मा, बाबूजी के छोटे बेटे, बेटे बिल्डर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पर बीवी के आगे इनकी भी बोलती बंद हो जाती है। रीमा शर्मा, राकेश जी की इकलौती धर्मपत्नी, समाज सेवा से जुद्दी हुई, बस अपने घर और बच्चों के लिए ही समय नहीं निकाल पाती है। रूही, रीमा राकेश की 10वीं में पढ़ने वाली बातूनी और क्यूट सी युवान। सेकंड ईयर में पढ़ने वाला रूही का बर्थडे देता भाई दिलफेंक मस्तमौला, बीभर की जान, सब भाई बहनों का प्यारा भाई। बस पूजा और इनकी कभी कभी ठन जाती है। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बाबूजी यानी राम प्रताप शर्मा सरकारी नौकरी में रह चुके हैं। अब सब कुछ छोड़ दे रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहे हैं। अभी भी किसी को मदद चाहिए होती है तो हमेशा तैयार रहते हैं। ईमानदार, सत्य प्रिय और चेहरे पर एक अनोखा तेज दादी जी यानी महक शर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा इस घर में एक और सदस्य है। कुछ लोगों को छोड़कर यानी बाऊजी, रूही और रूहान को छोड़कर सब उसे नौकरानी समझते हैं। पर जहां बाऊजी की जान उसमें बसती है तो रूही की वो फेवरेट दीदी है और रूहान की बेस्ट बड़ी। अगर ताई जी या मम्मी उसे कुछ कहती हैं तो ढाल बन उसके सामने खड्डा हो जाता है। ऋतुश्री 20 साल की, खूबसूरत सी लद्दाखी, हाइट 5 फीट 4 इंच, गहरा शरीर, करली बाल, रंग दूधिया ज्यादा। क्या कहूं, जब वो चलती है लगता है कि साक्षात अजंता की मूरत सजीव हो गई है। रूहान की क्लासमेट, घर के कामों में दक्ष, शौक पेंटिंग और गाना। सुबह से शाम तक बस एक पैर पर नाचती रहती हैं। अपने दादाजी की तरह खूब नाम कमाना चाहती हैं। अब ऋतुश्री के पेरेंट्स के बारे में बात करें, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब श्री छोटी थी, दुर्घटना में वो चल बसे, तब से उसके दादाजी ही उसके सब कुछ हैं। उसके पापा ने एक कंपनी खोली थी। फिलहाल वो दादाजी देख रहे हैं और ऋतुश्री को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या है ये सिर्फ उसके बाबूजी जानते हैं। जवाब किसी को नहीं देती, चुपचाप घर वालों के ताने सुन लेती है, पर बाहर कुछ गलत होते नहीं देख सकती। तो ये हमारा शर्मा परिवार। एक बात तो बताना भूल ही गई, शर्मा परिवार हरिद्वार में रहता है, गंगा किनारे, और भोले की कृपा की वजह से बाऊजी और ऋतुश्री धर्म पूजा पाठ को बहुत मानते हैं। और हमारी श्री के तो रोम रोम में भगवान शिव बसे हैं। जब तक सुबह उठकर पूजा ना कर लें, इन्हें तसल्ली नहीं मिलती है। तो देखते हैं क्यों भाग दौड़ हो रही है। बाऊजी कब आएंगे आपके दोस्त? मनोज जी बोले। बस बेटा आते ही होंगे, थोड़ी देर पहले ही देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब हरिद्वार तक आने में 1 घंटे तो लगेगा ही। फिर आजकल ट्रैफिक तो पता ही है, लोग यात्रा पर क्या जाते हैं, छुट्टियां होते ही मौज मस्ती के लिए निकल जाते हैं। बाबूजी बोले। बाबूजी, उन्होंने अपने पोते का एडमिशन मुंबई छोड़ यहाँ हरिद्वार में क्यों करवाया? मनोज जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वो बस अभी वो कुछ कहते कि घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, शायद वो लोग आ गए हैं। बाबूजी और उनके दोनों बेटे बाहर की तरफ गए। गाड़ी से बाबूजी की ही उम्र के देवराज अग्रवाल
उनके बेटे सोहन अग्रवाल और बहू हेमा अग्रवाल उतरे। बाबूजी जाकर देवराज जी के गले लग गए। नमस्ते अंकल। सोहन और हेमा जी उनके पैर छूकर बोले, खुश रहो, आओ अंदर आओ। थोड़ी देर बाद राम प्रताप जी ने अपने पूरे परिवार को सबसे मिलाया। आओ बैठो, तुम्हारा पोता। राम प्रताप जी यहाँ वहां देखते हुए बोले, हरिद्वार देखने गया है, बस आता ही होगा। देवराज जी बोले, बहू बच्चों को भी बुला लो, आशा जी से। वो बोले, थोड़ी देर बाद साधारण से कपड़ों में रोहित आकर सबके पैर छुटा है। घुटने तक की मिड़ी पहने पूजा आकर सबको हेलो करती है। अपने चश्मे को संभाल कर आती हुई रूही सबको नमस्ते करती है। तब तक देवराज जी अपने पोते को फोन कर देते हैं। शाम 5 बजे का समय था। आशा जी और रीमा जी दरवाजे को बार बार देख रहे थे। शायद वो किसी का इंतजार कर रहे थे। जब वो व्यक्ति नहीं आया तो कुर्ते हुए एक दूसरे का मुंह तकते हुए रसोई में चाय नाश्ते के इंतजाम करने चली जाती हैं। कुछ पल बाद दरवाजे पर नॉक होता है। पूजा जाकर देखती है। एक बेहिसाब हैंडसम हीरो टाइप लुक वाला बंदा और उसके साथ एक लड़ का और खाटदा था। यहाँ मेरे दादा जी मतलब देवराज जी आए हैं। पूजा को ऊपर से नीचे देखते हुए वो पहले वाला बंदा बोला, आइए। पूजा के पीछे पीछे दोनों लद्द के अंदर चले जाते हैं। आ गए बेटा। देवराज जी खुश होते हुए बोले, राम ये मेरा पोता ज्ञांश। पहले वाले लद्दके की तरफ इशारा करते हुए वो बोले, और ये उसका दोस्त दक्ष। ज्ञांश हेलो करता है कि उसके दादाजी उसे आंख दिखाते हैं। मन मार के वो बाबूजी के पैर छूता है। भाई तेरी आंख सेकने का तो यही इंतजाम हो गया। कान में फुसफुसाते हुए दक्ष बोला, ज्ञांश ने उसे आंखें दिखा दी। राम मैंने अपने पोते का एडमिशन यही विश्वविद्यालय में करवा दिया है। एमबीए में यही एडमिशन करवा दिया है। इसके लिए कोई अच्छा सा घर देख देना। वो बोले, चिंता मत कर, हमारे घर के साथ वाले फ्लैट में इंतजाम कर दिया है। आजकल के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है, बाकी खाना पीना आज से हमारी जिम्मेदारी है। राम जी बोले, तब तक चाय नाश्ता आ गया था कि या ते मुंह बनाते हुए कियांश ने चाय पी। वैसे भी इस समय वो डिस्को में चला जाता था। दोस्तों के साथ महफिल सजती जो रात रात भर चलती। यार कैसे जिएगा तू। दक्ष फिर से उसके कान में फुसफुसाता हुआ बोला, पूजा जा कियांश को घर दिखला। आशा जी बोली, और रूही को भी ले जा। रूही अभी कोचिंग से आकर ही बैठी थी। हाय आई एम रूही। पाडों को नमस्ते कर कियांश के आगे आकर बोली, हेलो माई सेल्फ कियांश। और ये दक्ष। कियांश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, तेरी तो ऐश है, दो तो घर में ही है। दक्ष की उसके कान में फिर से कमेंट्री चालू हो गई थी, दिमाग का दही मत कर, ये मुझसे बहुत छोटी है, जस्ट लाइक माई लिटिल सिस। क्या उसे घुरते हुए कियांश बोला। पूजा उसे पूरे घर में घुमाती रही। कियांश ये हमारा गार्डन सबसे पहले गार्डन की तरफ ले गई। काफी सुंदर है, वहां लगे फूलों और पौधों को खूबसूरती से लगे देख। दक्ष के मुंह से निकला, श्रीदी की मेहनत है। जल्दी से रूही बोली, जिसे सुन पूजा उसे घूरने लगी। यार अब ये श्री कौन है। दक्ष फिर बोला, मुझे क्या पता, दादाजी ने भी कहां फंसा दिया। पूजा के पीछे पीछे चलता हुआ कियांश बोला, हमारा मंदिर वहां बहुत सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति रखी थी। पीछे खूबसूरत सी लाइट्स, अभी भी जोत जल रही थी। अगरबत्ती और धूप की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। न चाहते हुए भी कियांश के हाथ जुड़ गए, जिसे देख दक्ष ने भी हाथ जोड़ दिए। बहुत सुंदर है आपका मंदिर। कियांश के मुंह से निकला, ये डेकोरेशन आपने की है। ओहो नो, मुझे इतना टाइम नहीं है। श्री ही ज्यादा भक्त टाइप की है। सामने शीशे में अपनी लिपस्टिक को टच अप करते हुए वो बोली। पूरे घर को घूमने के दौरान कितनी ही बार उसने श्री का नाम सुना था, पर कहीं भी वो सो कॉल्ड श्री नहीं दिखाई दी। ज्ञांश जी आपके दोस्त ने भी यहीं एडमिशन लिया है, रूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जी, हम तो मुंबई में ही ठीक है, जल्दी से दक्ष बोला। उसकी हद थादाहट देख ज्ञांश फिर उसे घूर रहा था।
आप मुझे कियांश या के बुला सकती हैं। दोनों को देखता हुआ वो बोला, इफ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू भैया? हिचकते हुए रूही ने पूछा। या व्हाई नॉट? इनफैक्ट मेरी एक छोटी सिस है, वो भी 10 में है। क्यारा, क्यारा को याद करते ही कियांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो वो नहीं आई? बातूनी रूही ने पूछा। उसकी छुट्टी नहीं थी, सबके पास चले। कियांश बहुत बोर हो रहा था। शाम हो चली थी कि दोनों लेडीज यानी देवरानी, जेठानी, ज्योति बेसब्री से दरवाजे की ओर तक रही थी। बहू, डिनर की तैयारी करो, राम जी बोले। जी बाऊजी, आशा मन मार कर बोली कि दरवाजे पर किसी का चेहरा नजर आया और उन दोनों के चेहरे पर राहत की सांस आ गए। आशा जी और उनकी देवरानी रीमा बड थी, बेसब्री से दरवाजे की ओर ताक रहे थे। बहू, खाने की तैयारी करो, बाबू जी ने आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया। बेमन से दोनों उठ ही रही थीं कि दरवाजे पर एक दुपट्टा लहराता हुआ नजर आया। सच्ची उस वक्त जितनी खुशी इन दोनों को हुई थी, उतनी तो शायद कोई जंग जीतने पर किसी मुल्क को भी नहीं होती। बाऊजी, हम आ गए। एक प्यारी सी पर बड़ी मीठी आवाज गूंजी। उस आवाज सुन देवराज जी और उनके बेटे बहू उस तरफ देखने लगे। यांश अभी पूजा के साथ घर देखने गया था। श्री, आ बेटा, जहां उसे देख। राम जी का चेहरा खिल गया। वहीं देवरानी जेठानी की ज्योति उसे घूर रही थी। ताई जी, अभी वो पूरा बोल पाती कि आशा जी उसे बुरी तरफ देखने लगी। माफ कीजिएगा आंटी जी, हम बस अभी रसोई में आते हैं। आशा जी और रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि श्री उन्हें किसी भी नाते से पुकारे। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता लगे कि वो उनकी सगी रिश्तेदार है। बचपन से ही श्री को महानुस मानती थी। दरअसल श्री की माँ आशा जी की सगी छोटी बहन थी। उनके देवर पंकज और उनकी बहन रोशनी की लव मैरिज थी। एक कार्यक्रम से आते समय गादी का एक्सीडेंट हो गया था। श्री तो बच गई, हल्की फुल्की चोटें आई थी उसे, पर उसको बचाने के चक्कर में रोशनी और पंकज सामने आती गादी से टकरा गए। आशा अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार श्री को मानती थी। वो तो उसे घर में भी नहीं रखना चाहती थी, पर बाऊजी की जान बसती थी उसमें। लेकिन फिर भी पूरे घर को फ्री की नौकरानी मिल गई थी। श्री भी बिना उफ किए दिन भर घर के काम में लगी रहती। बेटा, यहाँ आओ, बाऊजी बोले। ये मेरे दोस्त देवराज, उनके बेटे और बहू। बाऊजी ने परिचय करवाया। और ये ऋतुश्री, मेरी सबसे छोटी पोती। श्री ने सबके पैर छुए। पोती मतलब पंकज की बेटी सोहन जी नम आंखों से बोले। हम बेटे का जिक्र आते ही बाऊजी की आंखें भी भर गई थीं। जीती रहो बेटा, प्यार से सिर पर हाथ फिराते हुए सोहन जी बोले। पता है, पंकज और मैं बचपन के दोस्त थे। अंकल जी, हम चलते हैं। अपने पिता के जिक्र से उसकी आंखें नम हो आई थीं। जरा किचन देख लें, क्या वो रसोई की तरफ चली जाती है। मिल गया महारानी, घूमने फिरने से समय दिन भर मटर गश्ती करती रहती है। हम न हो तो कोई पूछे भी ना, फ्री का खाने को मिल जाता है ना। आंखें चढ़ाते हुए आशा जी बोली। धीरे बोलो भाग्यवान, मेहमान क्या सोचेंगे। उनके पति आते हुए फरमाते हैं, बस मेरा ही बोलना सबको बुरा लगता है। अभी भी उनकी भव चढ़ी हुई थी। अब सुन, और कुश्री को खाने में बनने वाले सामानों की लिस्ट बताने लगी। और सुन, मीठे में हलवा बना लेना। रीमा चाची भी कहाँ कम थी। जी, क्या वो रसोई की तरफ बढ़ा गई। इधर कियांश और दक्ष पूजा और रूही के साथ आ रहे थे। एक गिलास पानी मिलेगा, दक्ष बोला। पूजा ने किचन की तरफ नजर डाली। श्री को देखते ही उसकी बांछें खिल गईं। वहां श्री घर में काम करने वाली ज्योति ताई के साथ काम करवा रही थी। श्री, 2 गिलास पानी तो लाना। खड्डे दे, ने आवाज दी। श्री, ये नाम सुनते ही कियांश और दक्ष के कान खड़ते हो गए। आखिर उन दोनों के कान पक चुके थे इस श्री के बारे में सुन सुनकर। आखिर देखें तो ये क्या चीज है। आंखों में दोनों ने एक दूसरे को तिरछी नजरों
से देखा, सामने से एक लड्ड की ट्रे में पानी ला रही थी। उसे देख कियांश और दक्ष चौंक गए। ये 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 तो वही नदी किनारे वाली लड़की है। एक बार को श्री भी हैरान रह गई दोनों को देख। जाओ यहां से। पानी देने के बाद भी वहां खड्डी श्री को देख नाराज हो पूजा बोली। जी जल्दी से। पूजा की बात सुन श्री वहां से चली गई। उसे दिन भर सबसे जली कटी सुनने की आदत थी। उसे इसने अपनी नियति मान लिया था। अभी दोनों कुछ पूछते कि एक कूल डुड बाहर से आते हुए नजर आया। हाय मेरी जान। श्री के गले लगता हुआ वो बोला। वो रूहान था। उसे देखते ही अब तक उदास और चुप श्री के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रू तू नहीं सुधरने वाला, एक चपत लगाते हुए श्री बोली। श्री खाना बनाना शुरू कर दिया। कामचोर कहीं की। रीमा जी अपनी सादी फुकी संभालते हुए अंदर आई और जोर से बोली। हाँ, अचानक कियांश को देख वो एकदम चुप हो गई। मम्मी कितनी बार कहा है, श्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ किचन में उसकी हेल्प करने। क्या यूवी यानी रहान श्री का हाथ पक दिए रसोई में ले गया। यार हमें तो इतना उपदेश दे रही थी और खुद यहाँ गले श्ले लग रही है। बड़ा मॉडर्न है यहाँ का कल्चर। कियांश के कान में फुसफुसाते हुए दक्ष बोला। कियांश हैरत से रसोई की तरफ देख रहा था। जान प्याज मैं काटता हूँ, तू मटर पनीर की तैयारी कर। रसोई से रुवी की आवाज आ रही थी। रुवी मैं कर लूंगी। ता मतलब आंटी नाराज होती है पता है ना तुझे। उसे रसोई से बाहर जाने का इशारा करते हुए श्री बोली। तुझे पता है ना, तुझे छोड़ कर तो मैं जाने वाला हूं नहीं। और ज्योति ताई को प्याज पकड़िद्दा कर श्री से और काम पूछने लगा। वैसे एक बात है, मस्त है लद्दत की। एक आंख दबाते हुए दक्ष बोला। वैसे है कौन ये, क्या पता। चल दादू के पास चलते हैं। कियांश रसोई की तरफ देख सोचने लगा। दादू तो कह रहे थे कि छोटे शहर में संस्कार होते हैं, लद्दतकियां शर्मीली होती हैं। बला बला बला। पर ये तो मुंबई से भी फास्ट है। खुले आम झप्पी और जान। यार इस लद्दतकी के साथ तो खूब कटेगी। और एक आंख रसोई की तरफ विंक कर सबके पास आ पामता जाता है। केशु तेरा इंतजाम साथ वाले फ्लैट में हो गया है। हम सुबह निकल जाएंगे, देवराज जी बोले। पर दादू क्या ये जय डैड मॉम। कियांश को मुंबई की मस्ती, रात की रोशनी, रात भर डिस्क पब सब याद आ रहे थे। सबने कियांश की तरफ घूर कर देखा। ओके फाइन, मैं यही करूंगा बाकी पढ़ाई। हार मानते हुए केशु यानी कियांश बोला। आशा और रीमा दोनों अंदर गए और बाहर आकर सबको खाने के लिए बुलाने आ गईं। टेबल पर मटर पनीर, आलू गोभी, छोले, चावल, बूंदी रायता, आलू और दाल की कचौदी और मूंग दाल हलवा था। आपने तो बहुत सारा बना लिया, कियांश की मम्मी बोली। बस ज्यादा कहाँ, वो तो समय कम था, नहीं तो और भी बहुत कुछ बनाने का मन था। आशा और रीमा जी बर्डी दीदी सी बत्ती सी निकालते हुए बोली। यार कितना झूठ बोलती हैं ये, दक्ष उसके कान में बोला। ये तो उस मिस जान ने बनाया है। हम मम्मा। पर वो मिस जान और सो कॉल्ड उसका रूवी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। कुटिल मुस्कान देते हुए कियांश यहाँ वहां देखते हुए बोला। खाना बहुत टेस्टी था। कियांश तक उंगली चाटता ही रह गया। कियांश जो वेस्टर्न खाने पहनने का शौकीन था। रूहान, रीमा जी ने आवाज दी। आया मम्मी, अपने एप्रन को एक तरफ रखते हुए कब्जियों पर लगे आटे को झाड़ता हुआ हाथों से अपने बालों को सेट करते हुए सामने से रहान आया। मेरा बेटा रूहन, ये भी आपके कॉलेज में ही है। हाय आई एम युवान, हाथ बढ़ाते हुए वो बोला। हाय कियांश माई सेल्फ। बार बार कियांश की आंखों के सामने श्री और उसका गले लगने वाला दृश्य आ रहा था। लगता है ये मिस जान का बॉयफ्रेंड है। और एक टेढ़ी तिरछी स्माइल देता है। ये सही रहा पूजा, और आप एमबीए में हैं। मैं और श्री एक साथ सेकंड ईयर में की क्लास में हैं, पर रसों से साथ ही चलेंगे। सबके खाने के बाद श्री ने खाना खाया
तब तक आशा और रीमा जी ने उसे सबके बिस्तर लगाने की जिम्मेदारी दी। श्री ने ऊपर एक रूम अंकल आंटी और एक रूम कियांश और दक्ष के लिए तैयार करवा दिया। श्री का रोज का ही ये रूटीन था, खाना, बिस्तर लगाना, सबका दूध करना और बाऊजी को दवाई देना। थक जाती थी पर उफ भी नहीं करती थी। रात ही मिलती पहराई करने के लिए, पर चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। दोनों ताई उसकी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ देती थी। रूहान भी बहुत गुस्सा करता उस पर, अपनी लाडली बहन के लिए अपनी मॉम से भी लड़ द पड़ता, पर हर बार श्री उसे शांत करवा देती। कियांश और दक्ष अभी नींद में ही थे कि नीचे से गाने की आवाज आई। यार कैसे रहेगा तू? या इतने छोटे एरिया में भी फैमिली में अच्छा नेटवर्क पकड़ देता है। इतनी सुबह तो अपने मुंबई में भी प्रॉब्लम होती है। कानते हुए दक्ष बोला, बार बार ये ताना देना जरूर है? मैं दादू से जाकर कह देता, अगर सुबह सुबह इतनी तेज में गाना चलेगा तो मैं तो यहाँ आने वाला नहीं हूँ। कियांश नींद में उंदते हुए खड़खड़ाता हुआ उसके दादू नीचे वाले रूम में रुके हुए थे। बाऊजी के साथ अपने बालों पर हाथ फिराकर सेट करते हुए वो रूम से बाहर आया। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि नीचे दाहिनी तरफ बने पूजा घर पर नजर पड़ी दी। कोई खास आस्तिक तो था नहीं कि हाथ फात चोदता। अभी वाहन से मुंह फेर कर रास्ते की तरफ बढ़ा ही था कि पूजा घर में खड्डी लद्दाकी की पीठ दिखाई दी। ये भजन शायद वो ही गा रही थी। अरे यार, ये फेम नहीं, ये तो कोई गा रहा है। अब उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया तो कियांश सोचने लगा, यार इस घर में तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, कौन हो सकता है? Please subscribe my channel.